हेलो दोस्तों, आज हम जनसंख्या नगरीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम आपको ये बुक बीपीएससी का बुक पढ़ा रहे थे। बीपीएससी के लिए 4.0, 5 और 5.0 के लिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं। अब आपका जनसंख्या का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण। तो पहला क्वेश्चन आते हैं आपका विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़े से क्वेश्चन बच गए हैं, तो अगर किसी का डिमांड रहा तो क्वेश्चन हम करवा देंगे। ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन 1 to 5 में नहीं पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या नगरीकरण। तो भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो आपका मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो मिजोरम में। देखिए 2024 में पूछा गया है 3.0 में 1 to 5 में। भारत के मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य में जनसंख्या के संकेंद्रण कितना पॉइंट है? 94.4%, 94.4% सर्वाधिक है। ठीक है, मेघालय में 86.1% तथा नागालैंड में 86.5%। तो जनजातीय जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मेघालय में। आपका दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या हो जाता है? जनसंख्या घट जाता है। कैसे घटेगा? किस कारण से? जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, इससे तो आपका जनसंख्या नहीं घटेगा। जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो। आपका जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर ज़्यादा हो तो आपका यही होगा। जन्म दर कम हो यानी कि कोई जन्म ही नहीं लेगा और मृत्यु ज़्यादा हो, अधिक मात्रा में होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो आपका जनसंख्या ऐसे ही कम हो जाएगा, घट जाएगी। तो देखिए 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। यदि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि एवं तीव्र गति से होती है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो तो स्थिति जनसंख्या वृद्धि की अवस्था होगी। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं। तो कौन कौन है? आपका जन्म, मृत्यु एवं विवाह। आपका जन्म, पहले जन्म होता है, फिर मृत्यु एवं प्रवास, फिर जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याय नहीं, जन्म, मृत्यु एवं विवाह नहीं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। तो आपका बी होगा। देखिए यहाँ बी है, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास संख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल का अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका देखिए लिंगानुपात, साक्षरता दर, या देखिए जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो डिटेल देखते हैं इसका।
कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल का अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका डिटेल देखिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 18वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 146वां, देश में 129वां है। आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। आइसलैंड का कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार के गया जिला के वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो उस समय का पूछा गया है, यानी कि 2024 में 2023 का वर्तमान। तो आप 2025 का वर्तमान निकाल सकते हैं, लेकिन 2023 का वर्तमान कितना है? तो इसमें तो अभी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमेशा ये चेंज होते रहता है। ये क्वेश्चन को आप करंट में देख लीजिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे है 7 का, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु का संभावना है, तो प्रति 10,000 के जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। तो दूसरा देखते हैं। 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। और चौथा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा है। तो आपका 2 और 3 क्या बोलता है? 1950 में शिशु मृत्यु दर इतना था, और 3 क्या बोलता है? 2019 में इतना 30 थी। ठीक है। देखिए, शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार है कि शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु का संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्मों के व्यक्त की जाती है। और दूसरा, 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 है, और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ठीक है। 2019 का डाटा दिया हुआ है, 2025 का आप करंट अफेयर या सर्च करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें इसी का डिटेल है। और रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया ICI के सैंपल रजिस्ट्रार सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर इतना परसेंट है, इतना है। ठीक है, वाला राज्य बन गया। और इसमें कितना था आपका? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, अधिक सिर्फ दिया हुआ था। ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसीलिए आंसर C होगा। 8 का, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो आपका किस में है? तो गोवा में। कहाँ है? गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा में। डिटेल में भी गोवा दिया हुआ। तो 2023 में पूछा गया है। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्या है? समान सिविल संहिता वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल
के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। यह सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। क्या है? सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य है। अब अगला टॉपिक है, इसमें एक और क्वेश्चन है 9 नंबर। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन द्वारा। आपका डिटेल देखते हैं। जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है, यानी जन्म दर धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसे स्थिति में पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिक तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये जनसंख्या से रिलेटेड था सारा क्वेश्चन। अब आगे आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिक। ठीक है, ये अगला मतलब चैप्टर है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो में कर रहे हैं, इसलिए कि वीडियो छोटा है, इसी में हम कर देते हैं। मात्र 30 मिनट का वीडियो रहेगा। 30 मिनट में जितना क्वेश्चन कवर हो जाएगा करवा देते हैं इसी में। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो आपको किस में पाए जाते हैं? तो जीव भार का पिरामिड। देखिए 1 to 5 में पूछा गया 2024 में। तो जीव भार का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्या है? ये भी पूछ सकता है, जैसे अभी उल्टा और एवं सीधा दोनों पूछा है, तो आपका जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो सदैव सीधा, तो सीधा कौन सा होगा? ऊर्जा का पिरामिड। चार्ल्स एल्टन एवलिन हचिंस तथा रेमंड लिनमैन ने पारिस्थितिक पिरामिड के विकास में योगदान दिया था। तो ये सभी पारिस्थितिक में पिरामिड में योगदान दिए थे सारे के सारे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, कौन दिए थे कौन नहीं दिए थे, इसमें से बताइए। तो आप ये याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो आपका कौन सा होगा? आपका देखिए, पोषक स्तर के प्रथम में उपभोक्ता, उच्च पोषक स्तर के उपभोक्ता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उत्पादक। तो आपका क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्या होगा? उत्पादक में। देखिए, सबसे अधिक, ये आपका ग्राफ से पूछा गया है। आपका NCERT बुक में इसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उत्पादक और प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, ये सब पूरा दिया गया है। तो आपका सबसे ज़्यादा क्या है? उत्पादक में। आपका डिटेल देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों में सबसे अधिक होता है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा पौधों में विभिन्न कार्बनिक उत्पाद में संग्रहित रहती है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, हिरन और बाघ है। जो फिगर दिया हुआ रहता है उसमें पहले घास होता है, तो उसकी घास को कौन खाता है? हिरन जो कि शाकाहारी है। उसके बाद बाघ किसको खाता है? हिरन को, जो कि मांसाहारी है। और आदमी किस में आता है? शाकाहारी मांसाहारी दोनों में आते हैं। तो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो कौन सी है खाद्य श्रृंखला? तो आपका देखिए, अभी जैसे हम पढ़े थे, घास, हिरन और बाघ। तो यहाँ भी है घास, हिरन और बाघ। दूसरा में घास मछली नहीं, घास खरगोश और हाथी नहीं, क्योंकि खरगोश भी शाकाहारी और हाथी भी शाकाहारी है।
तो इसीलिए जो अभी हम पढ़े थे घास, हिरन और बाघ श्रृंखला में जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है खास श्रृंखला है, तो यही डिटेल है ऊपर। आपका चौथा नंबर है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। तो SPM से तात्पर्य है क्या है, देखिए SPM, तो SPM का फुल फॉर्म भी याद रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा। तो आपका देख लीजिएगा कौन सा है, आगे डिटेल देखते हैं, ये सब पढ़ लीजिए, आगे हम बताते हैं कौन सा है। देखो इसका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो निलंबित कणिका तत्व SPM का फुल फॉर्म है, देखिए, और हिंदी में निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, SPM। इसका डिटेल देखते हैं। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM तत्पर निलंबित कणिका तत्व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, यह हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। ये ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, SPM ठोस एवं तरल पदार्थ दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आप देखिए, अगर आपको याद है तो आप मिलाइएगा। अगर हम ऐसे डिटेल में देख लेते हैं तो सही सुमेलित, तो सही सुमेलित में है क्या है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चेन्नई में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। तो ये सब सही है। और कौन सा सही नहीं है, तो आपका बी भगवान वीर का बिहार में दिया हुआ, भगवान महावीर का बिहार में, यहाँ गोवा है। ठीक है, गोवा, यही आपका गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत है, यहाँ गोवा होगा। भगवान महावीर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गोवा में। बाकी सब देख लीजिएगा। सांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। कहाँ है, तो केरल में। देखिए सांत घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कब, 1984 में। 7 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है तो SO2। ठीक है, इसका डिटेल देखिए, सब 1 to 5 में पूछा गया है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड है। SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। ये सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान से 4.2 और 4.4 होता है। क्या होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान 4.2 और 4.4 होता है। अम्लीय और क्षारीय तो पता ही होगा, तो आपका अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, आप ये कमेंट में हमको बताइएगा जो भी पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसका pH मान है 4.2 और 4.4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है। तो किस जंगल में निवास करती है आपका, देखिए, आपका चीड़ के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में, या बाज के जंगल में। तो पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के
अत्यधिक प्रजाति वाज के जंगल में प्रवास करती है। वाज के जंगल में निवास करती है। तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, एक से अधिक मतलब, तो आपका यहाँ पर डिटेल में वाज का दिया हुआ है, तो ठीक है, वाज ही याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो क्या सुरक्षा दी जाती है? तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। किसको? संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। केवल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ संपूर्ण होगा, केवल कहीं नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यान में क्या सुरक्षा दी जाती है? तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वनस्पतिक जाति, क्या है, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नियुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो क्या विनष्ट होता है देखते हैं। आपका ओजोन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, 1 to 5 नहीं, 6 to 8 में पूछा गया है, 3.0 में, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। आप इसका डिटेल देख लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वातावरण में मुक्त होता है तो ओजोन अणुओं का क्षरण करता है। समतापमंडल में यह 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम फ्यून है। CFCs का उपयोग 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर में तथा 1/3 भाग फोम एसुलेशन उत्पाद के रूप में होता है। तो देख लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में भी पाया जाता है ये। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर ओजोन छिद्र। तो इसमें से कोई भी नहीं है। आपका डिटेल में देखिए कौन सा है। दक्षिण ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय विस्तृत रूप से होता है। तो आपका ये सब में से कोई नहीं है। आपका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि नीचे, दक्षिणी ध्रुव पर। और उसके बाद क्या है? विस्तृत हो रहता है। लेकिन यह अपक्षय अटलांटिक मतलब नीचे का क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर बीच समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल पढ़ाए थे। समताप मंडल में क्या होता है? आपका जहाँ की जहाज उड़ता है और ओजोन का ये रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप से क्रियाशील होते हैं? इकोसिस्टम में किस रूप से होते हैं? तो आपका अपघटक के रूप में। किस रूप में रहते हैं? अपघटक के रूप में। तो देखिए 6 to 8 में पूछा गया है। ज़रूरी नहीं कि अभी 6 to 8 में पूछा है तो 1 to 5 में नहीं पूछा है, पूछेगा। देखिए, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया का कवक अपघटक मृत जीवी होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. ट्रांसले द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ट्रांसले द्वारा। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? A.G. ट्रांसले द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, देहरादून में एपेरियल हॉस्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1906 में। किस वर्ष की गई थी? 1906 में।
डिटेल देखते हैं। एपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में सन 1906 में की गई थी, जिससे वर्तमान में यह अनुसंधान संस्था के नाम से जाना जाता है। यह संस्था न केवल भारत में अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? CO2, HF या CO? तो देखिए, आपका इसमें से कोई नहीं है। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषण और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप पैन प्रकाश, रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा आदि वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है प्राथमिक प्रदूषण कहलाता है। उसके उदाहरण है CO2, CO, HF और HCS इत्यादि। इस प्रकार के विकल्प ई है। ठीक है, ये जितने भी है प्रथम है, द्वितीय नहीं है। तो द्वितीय में कौन सा आएगा? पेन। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आजीवीय कारक नहीं है? आजीवीय कारक नहीं है तो आपका जंतु आजीवीय कारक नहीं है, बाकी सब आजीवीय है। आर्द्रता, तास और तो यही दो जो जीवीय है और ये अजीवीय है। तो डिटेल देखते हैं। आजीवीय या अजैविक शब्द पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों के संदर्भित करता है, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल व भूमि इत्यादि। जैविक कारक सभी जीवित चीज़ों से संबंधित है, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर इत्यादि। इस प्रकार विकल्प भी सही है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो आपको देखिए, फूलों पर है, तनों पर है, पत्तियों पर। तो सबसे पहले किस पे पाया जाता है आपका? तो उसमें से सभी होगा, फूल पर भी होगा, पत्ती पर भी होगा और तनों पर भी होगा। वायु सभी जगह जा सकता है। ठीक है, इसीलिए उपयुक्त में से सभी होगा। वायु देखिए, ऑप्शन डी है। वायु प्रदूषण पौधे के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीन स्तर पर ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों के पत्तियां और फूलों के बढ़ने से रोकते हैं और उनके खिलने में देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधे की जड़ों व तनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार सही विकल्प है डी। आपका 17 नंबर है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? मतलब कौन सा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो आपका 1767 ईस्वी। 1767 ईस्वी आपका 1 to 5 में पूछा गया 2024 में। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ है? तो 1767 ईस्वी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1767 ईस्वी की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। क्या है? वैज्ञानिक विभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि सूचक है। क्या है? मत्स्य कृषि सूचक है। तो संवाद का तो डिटेल देखते हैं। 1 to 5 में पूछा गया। सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 1 to 5 वाले जितने भी मतलब टीचर बनने वाले हैं वो सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन। मत्स्य कृषि तो समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों का
समझने लगते हैं, प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी की विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मत्स्य कृषि, फ्लोधान व चरगाहें इत्यादि संभववाद के सूचक हैं। तो किसका सूचक है? संभववाद के। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगला कुछ 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अगला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में, आगे का वीडियो में। ठीक है, तो ठीक है, बाय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए आपसे।